जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रहा है और उन्होंने इसी प्रोग्राम के अंतर्गत दो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, जो कि भारत की इवॉल्विंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा होने वाले हैं। और ये दो प्रोग्राम है बेसिकली ADAH और ADAM इंटरसेप्टर मिसाइल्स के। जी हाँ, ये जो दो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट हैं ये ADAH और ADAM इंटरसेप्टर मिसाइल होने वाले हैं। और ये एडवांस सिस्टम इस प्रकार से विकसित किए जा रहे हैं कि आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 3 में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनको इस प्रकार से विशेष तौर पर इंजीनियर किया जा रहा है कि ये इमर्जिंग थ्रेट जैसे कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV कैपेबल जो मिसाइल्स है इनको न्यूट्रलाइज कर सके। आप सबको पता ही है कि हमारे जो रीजनल एडवर्सरीज है ये इस समय अपने हाइपरसोनिक वेपनरी के डिप्लॉयमेंट को काफ़ी इंटेंसिफाई कर रहे हैं और ऐसी मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, ऐसे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि मैक 5 की जो स्पीड है उसको भी क्रॉस कर सकती हैं। और ऐसे में उनको काउंटर करने के लिए रणनीति बनाना काफ़ी आवश्यक है। अब इस बात से हम भली भांति परिचित है कि आमतौर पर अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक थ्रेट्स को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होते हैं, या यूँ कह लें काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो मल्टीपल टाइम्स रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी, लेकिन उनमें से एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। ये बात का पता होते हुए भी कि अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम वहाँ पर ऑपरेशनल थे। तो ऐसे में भारत खुद को मैक 5 की जो थ्रेट्स हैं इनसे काउंटर करने के लिए तैयार कर रहा है। और ऐसे में भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब जो ट्रेडिशनल इंटरसेप्टर होते हैं ये बेसिकली इस प्रकार की एजाइल और हीट रेजिस्टेंट जो थ्रेट्स है उनसे निपटने में सक्षम नहीं होते हैं, और ऐसे में ही काम आएगी हमारी ADAH और ADAM मिसाइल। ADAH की जहां तक बात रही तो इसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल करती हैं और इससे पहले कि टारगेट को वो हिट करे वो अपने स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। और वहीं ADAM जो मिसाइल है इसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, जो कि एक पावर फ्लाइट को सस्टेन करती है और एक्सट्रीम वेलोसिटी से एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ही उड़ान भरती है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का जो फेज 3 होने वाला है उसमें हमारे पास डेडिकेटेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी जो हाइपरसोनिक थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होंगी। रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि हमें अपने आप को अब हाइपरसोनिक थ्रेट को ध्यान में रखकर तैयार करना है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी जिसको लेकर हम ये क्लेम करते हैं कि वो हाइपरसोनिक थ्रेट को काउंटर कर सकता है, हम उस पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं कर सकते। हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को विकसित करना ही पड़ेगा और उसी के आधार पर आगे चल के हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और आपको भारतीय थल सेना प्रमुख का वो बयान तो याद ही होगा जहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस समय किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि हमें छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के थ्रेट के लिए खुद को तैयार रखना है। फिर हम यहाँ पर नैनो ड्रोन्स को डिटेक्ट करने वाला रेडार भी चाहते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम चाहते हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने वाला सिस्टम हमें चाहिए। और ऐसे में जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट इस समय एक और एम्बिशियस प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है। हालांकि इस प्रोग्राम को लेकर ये कहना कि रिपोर्ट पहली बार आई है गलत है। हम सब जानते हैं कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2026 की डेडलाइन रख दी है कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन के लिए, और इस समय GTRE इसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगी है। वहीं मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर दो पैरेलल प्रोग्राम एक साथ चलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ फिलहाल तो गैस टरबाइन रिएस्टैब्लिशमेंट का प्राइमरी उद्देश्य है जो कावेरी डेरिवेट इंजन है या ड्राई इंजन है इसके सर्टिफिकेशन को पूरा करना, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक नया वेरिएंट जो कावेरी डेरिवेट इंजन का होने वाला है उसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है और ये
एक हाई थ्रस्ट वेरिएंट होगा कावेरी ड्राई इंजन का, जो कि फ्यूचर में F404 GEIN-20 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि तेजस मार्क 1A और मार्क 1 में यूज होते हैं। इस समय फिलहाल कावेरी डेरिवेट इंजन का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बार जैसे ही पूरा हो जाएगा, जीटीआरई प्लान करेगी कि वो एक नए ऑपरेटेड कोर डिज़ाइन के साथ वर्क को शुरू करे और एक ऐसा इंजन डेवलप करे जो कि 55 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये काम उनके अकेले से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं, तो फिर वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि एक ज़्यादा पावरफुल कावेरी इंजन एक नियत समय के अंतर्गत विकसित कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 55 किलोमीटर का जो टारगेट है, ये एक सिग्निफिकेंट बेंचमार्क है, क्योंकि अगर आप F404 GEIN-20 की बात करते हैं, जो कि तेजस मार्क 1A में यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी अराउंड 54 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। उस हिसाब से देखा जाए तो जीटीआरई जो इंजन को प्लान कर रही है, वो ड्राई थ्रस्ट के मामले में F404 के तुलना में भी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये चीज़ें अभी से पेपर पर हैं। जब तक चीज़ें प्रैक्टिकली बनकर तैयार नहीं हो जाती हैं, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट तो ये भी कहती है कि उन्होंने जो अपना एक डिटेल टेक्निकल स्टडी करी है, उसमें उन्होंने ये पाया है कि यहाँ पर जो मौजूदा F404 इंजन है, ये भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में वैसे भी 10 से 12% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है, ये करता है। और हम इसी चीज़ के लिए फ्लैट रेट डिज़ाइन पर यहाँ पर काम करने वाले हैं, जहाँ पर हम ये जो एडिशनल थ्रस्ट है, क्योंकि क्लेम किया जाता है कि अराउंड 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट वो प्राप्त करेंगे आफ्टर बर्नर्स के बाद में। तो यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो इंजन होगा, ये भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से ही होगा और इसमें तेजस की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। दरअसल उनका प्लान ये है कि जब तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे, तो उसी दौरान इनमें इंजन रिप्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत करी जाएगी। देखिए, ये चीज़ें अब हम प्रैक्टिकल थोड़ा बात कर लेते हैं। ये चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कि रास्ता इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम लोग भले ही कितना चर्चा कर लें कि हम F404 को रिप्लेस करेंगे, लेकिन एक तरफ हमें ये भी देखना होगा कि हमने हाल ही में F404 के एक बड़े ऑर्डर को साइन किया है और कम से कम, क्योंकि अभी सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, हम तो यही चाहेंगे भगवान की कृपा से कि सर्टिफिकेशन पूरा हो जाए, लेकिन तब भी हमें 1 दशक का इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में आएगा भी, तब भी उसको आने में 2040 तक का समय तो मिनिमम लग ही जाएगा। और जैसा इतिहास रहा है, जैसा हिस्ट्री रही है, और उसमें अगर समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जीटीआरई फिलहाल 7 से 8 वर्ष का समय क्लेम कर रहे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग है कि वो क्या अपनी टाइमलाइन पे बने रह पाएँगे। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताएँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।